पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन मोहम्मद हफीज खुद को क्यों स्टूपिड लगते हैं? ऐसी क्या वजह है? इसके ऊपर बात करते हैं। बड़ी हैरानकुन बातें की हैं अपने ताज़ा इंटरव्यू में। और इसके अलावा पाकिस्तान के चंद यूट्यूबर्स ये दावा कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फिल फॉर टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि हमें उनके मुतबादल ऐसे हीरे मिल गए हैं जिनकी कारकर्दगी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, उनका कहीं मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। ये दो अलग अलग स्टोरीज़ हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अगर इस तरह की चीज़ मार्केट में आए, कोई सुनाई दे, तो उसका जो हकीकत है उसके बारे में वो आपके साथ शेयर की जाए। पाकिस्तान के साबिक कैप्टन मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट पर मौजूदा हालात में बात करना एक स्टूपिड इंसान लगता है। अब अंदाज़ा करें, जिस चीज़ से कमा रहे हैं, जिस क्रिकेट के ऊपर तबसरे करते हैं, टीवी पे लाखों माहाना तनख्वाह लेते हैं, वो स्टूपिड भी लगते हैं। तो फिर काम छोड़ दो भाई, फिर आप क्यों बात करते हैं? अगर आपको लगता है कि मैं इतना स्टूपिड दिखाई दे रहा हूँ क्रिकेट पर बात करते हुए, तो फिर नहीं करो। किसने आपको मजबूर किया है? यहाँ से इंसान का अंदाज़ा होता है कि मीठा मीठा है पे कड़वा कड़वा थू थू। अब जब पैसे मिलते हैं टीवी पर बात करने के लिए, तो फिर तो ठीक है, वरना स्टूपिड लगते हैं खुद को। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वो समझते हैं कि उनके जो करियर ख़त्म हुआ वो बाबर आजम की वजह से हुआ, और उसका गुस्सा वो निकालते हैं बार बार। देखें, मैं आज भी दोबारा कह रहा हूँ, अपनी हर वीडियो में लगभग कहता हूँ कि बाबर आजम मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही वो मैं उसे कभी इंटरव्यू के लिए मिला हूँ। एक दो मुलाकातें हैं, वो भी ऐसे शायद उनको याद भी नहीं होंगी। एक बार लेफ्ट में मिले थे, पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जा रहे थे, तो अचानक से वो कोई प्री प्लान नहीं था, या एक दो बार वैसे। लेकिन मैं उन्हें सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि हालांकि मुझे भी गुस्सा आता है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैं रियलिटी देखता हूँ कि बाकी प्लेयर्स हमारे क्या कर रहे हैं, तो फिर जाकर मैं इनको सपोर्ट करने पर मजबूर होता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हसन नवाज की मिसाल आपके सामने रखता हूँ, बाकी और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। फ़खर जमान की हमेशा मैंने तारीफ़ की है, हमेशा कहा है कि ये पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है, लेकिन या तो वनडे फॉर्मेट में, अगर टी20 में हैं तो चौथे नंबर पर, वरना टॉप 3 पोजीशन पर उनकी कारकर्दगी मुसलसल ख़राब रही है। अब मोहम्मद हफीज़ साहब कहते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के की प्लेयर ही नहीं हैं। ओ भाई, क्रिकेट का पता है, सिर्फ बुक्स। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेंचुरियां करने वाला खिलाड़ी है वो टी20 प्लेयर नहीं है। एक ही खिलाड़ी है जिसने एक से ज़्यादा सेंचुरियां की हैं, और सेंचुरियां किसके खिलाफ की हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और जो बाकी अभी 2 सेंचुरियां बनी हैं, मोहम्मद हारिस ने बांग्लादेश के खिलाफ की, और अहमद शहजाद ने भी बांग्लादेश के खिलाफ की, मोहम्मद रिजवान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ की, हसन नवाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ की, लेकिन दुनिया के सबसे छोटे तरीन ग्राउंड पर। बात ये समझने की है, पाकिस्तान की जानिब से 145 प्लस की सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट, यानी कि 145 प्लस के स्ट्राइक रेट से 50 प्लस इनिंग्स किसने खेली हैं? बाबर आजम ने खेली हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो टी20 प्लेयर ही नहीं है, वो की प्लेयर ही नहीं है? ये सिर्फ एक बॉक्स है। इसे इसके कहने से बाबर आजम का कद छोटा नहीं हो रहा। ठीक है, उनके आप ये कह सकते हैं कि उनका बैड पे चल रहा है, वाकई वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन एक प्लेयर जो कि साल साल से दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी रहा, सबसे ज़्यादा मैच विनिंग रन्स किए, वो सिर्फ एक सीरीज की कारकर्दगी की बुनियाद पर ख़राब हो गया। और बाकी जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने अब तक करियर में क्या किया है? सैम अयूब की तारीफ कर रहे हैं कि वो तीनों फॉर्मेट्स में, कौन से तीनों फॉर्मेट में? वनडे में वो आउट क्लास रहा, टेस्ट में फेल है, टी20 में जद्दोजहद कर रहा है। कहते हैं सलमान अली आगा वाहिद खिलाड़ी है जो कि टी20 समेत हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है। सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट पता है आपको हफीज़ साहब? 115 है। अगर आपको 115 वाला स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी आपको बाबर आजम से अच्छा लग रहा है, जिसने पाकिस्तान के लिए 3 टी20 इंटरनेशनल सेंचुरियां, 36 फिफ्टियां की हुई हैं, 36, और स्ट्राइक रेट उनका जो है 145 प्लस सबसे ज़्यादा रहा है। मैं यहाँ आपके सामने मैं दावत शुमार रख देता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 39 ऐसी इनिंग्स खेली हैं
जिसमें 50 से ज़्यादा रन्स भी थे, स्ट्राइक रेट 145 से ज़्यादा था। कोई इनके करीब नहीं है। दूसरे नंबर पर खुद मोहम्मद हफीज़ हैं, लेकिन 14 बार ऐसा कर सके थे। फ़खर जमान सिर्फ 11 बार ऐसा कर सके हैं। एक खिलाड़ी ने 39 बार ऐसा किया है। सलमान अली आगा ने अब तक ऐसा नहीं किया कि वो 5-6 बार ऐसा, 1-2 बार किया है, यानी कि 5-6 बार वो भी इस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सका। वो मैच विनर है, वो आउट क्लास खिलाड़ी है, तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस दे रहा है। यार अगर आपको 115 स्ट्राइक रेट में और 136 के स्ट्राइक रेट में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, 115 अच्छा है, 136 बुरा है, तो वाकई आप स्टूपिड हैं। आप सही कह रहे हैं। फिर मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह की बात करने से बेहतर है कि इंसान को फिर चुप ही रहे। ये बेवकूफ़ना बातें हैं, ये जो अब मैं मेरे मुंह से बहुत सख्त अल्फाज निकलने वाले हैं, मैं नहीं निकालना चाह रहा, लेकिन यार कोई आपको लोग सुनते हैं, आप पाकिस्तान के साबिक प्लेयर हैं, इतना बोक्स, इससे आप अपने आप को सिर्फ ज़ाहिर कर रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं अंदर से कितना छोटा हूँ, ये सिर्फ ज़ाहिर कर रहे हो। इसके अलावा आपके अंदर कुछ और नहीं है। इससे किसी की ज़ात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क सिर्फ आपका पड़ना है। आप अपने अंदर का जो इंसान है, छोटा इंसान, वो ज़ाहिर कर रहे हो। अब आगे आते हैं। सलमान अली आगा की टेस्ट फॉर्मेट में जो परफॉर्मेंस है, 3 सेंचुरियाँ हैं, 38 की एवरेज है। टेस्ट फॉर्मेट में 38 की एवरेज है और 42 की एवरेज बाबर आजम की है, जिसे कहा जाता है कि वो टेस्ट फॉर्मेट में फेल है, लेकिन जो कामयाब तरीन है उसकी जो एवरेज है वो 38 की है। बाबर आजम ने 9 सेंचुरियाँ की हैं, वो फेल है। 3 सेंचुरियाँ करने वाला कामयाब है। बाबर आजम ने 54 की एवरेज के साथ वनडे में रन्स किए हैं, वो नाकाम है। और सलमान अली आगा ने 39 के एवरेज के साथ रन्स किए, सिर्फ 1 सेंचुरी बनाई है, वो भी लाहौर की फट्टा पैच के ऊपर, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने भी धुआंधार बैटिंग की थी और इन्होंने भी बैटिंग की थी और पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज़ का मैच जितवाया था। उसके अलावा उनकी कोई सेंचुरी नहीं है, जबकि सिर्फ 1 सेंचुरी पीछे हैं पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 20 वनडे सेंचुरियाँ करने वाले बाबर आजम बैट्समैन बनने के लिए। सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 1 सेंचुरी पीछे हैं। वो बैट्समैन नहीं है, वो की प्लेयर नहीं है। बस बहरहाल अब मैं क्या कह सकता हूँ। चलें मोहम्मद हफीज़ की बात को लीव करते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि सैम अयूब भी तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, हसन नवाज़ भी तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। हसन नवाज़ ने तो भाई अभी टेस्ट क्रिकेट खेली ही नहीं है। लेकिन यार मैं अब इसके अलावा खुद ही कह दिया कि स्टूपिड इंसान जब खुद को बता देता है कि इस तरह की बातें करने से होता है, तो आगे कुछ रह नहीं जाता। अब आते हैं ये मुतालबा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। ठीक है, उनकी कारकर्दगी माना, मैंने पिछली वीडियो में भी ये जिक्र किया कि उनकी कारकर्दगी उनके लेवल से, उनके कद काठ से बहुत छोटी है। जितना वो परफॉर्म माजी में करते आ रहे हैं उसका 10% भी नहीं कर रहे। लेकिन ये कहना कि वो रिटायर हो जाएं, उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, क्यों? हमने जी ऐसा खिलाड़ी पा लिया है जिसका स्ट्राइक रेट इस साल 104 है, 9 रन बना लेता है एक इनिंग्स में। उनका मुतबादल विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, आप उनकी 2025 में अपने मुल्क से बाहर कारकर्दगी देख लें। मैं नहीं कह रहा, आप खुद जाकर कारकर्दगी देख लें कितनी है। सैम अयूब की T20 फॉर्मेट में कारकर्दगी कितनी है? अच्छी ज़रूर है, आखिरी सीरीज़ में 2 फिफ्टियाँ की, लेकिन क्या अभी वो उस लेवल तक आए हैं कि हम ये कह सकें कि ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहे हैं? फ़खर जमान मैच विनर है वनडे फॉर्मेट में, लेकिन आपको पता है कि T20 फॉर्मेट में आखिरी बार उसने कब मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी? आयरलैंड के खिलाफ, जब वो 78 रन बनाने में कामयाब रहे थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 उनका बुरा गुजरा। उसके बाद से जितने मैचेस खेले हैं 114-15 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं है। कभी T20 फॉर्मेट के किसी इवेंट में बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है। आखिरी बार जो परफॉर्मेंस दी थी वो ट्रायंगुलर सीरीज थी जिम्बाब्वे में, जिसमें उन्होंने 91 रन किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में। अक्टूबर 2018 के बाद से वो टॉप ऑर्डर में मुसलसल फेल हो रहे हैं, लेकिन वो मैच विनर हैं। हमें यार मुझे एक समझ नहीं आती है कि हमारे जो ये तजियाकार हैं ये वाकई ही दिल से ऐसा कैसे बोल लेते हैं। ठीक है, आप ये मान लें, ठीक है, ये कह दें कि बाबर आजम और रिजवान की कारकर्दगी सही नहीं है, लेकिन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर बैड पैच नहीं आया? जितना प्रेशर, जितनी तनकीद उसके ऊपर होती है, तो बैड पैच कोई बड़ी बात नहीं है। और बैड पैच कैसा है? आखिरी जो 2 वनडे मैचेस हैं उससे पहले
इनका आखिरी जो 5 टी20 वनडे मैचेस खेले 3 फिफ्टियाँ की, और इस सीरीज के पहले मैच में 47 रन किए, सिर्फ 2 मैच में नाकाम हुआ है। यानी कि इंतजार किया जाता है कि आज वो नाकाम हो और हम शुरू हो जाएं। और एक खिलाड़ी 25 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेल जाता है, एक भी 50 नहीं कर पाता, वो हमारा मैच विनर है। एक खिलाड़ी अक्टूबर 2018 से टॉप ऑर्डर में मुसलसल फेल है, लेकिन वो मैच विनर है। यार कुछ कहे की बात, बाबर फ़खर जमान मुझे बहुत पसंद है जब उनकी वनडे क्रिकेट देखते हैं, या फिर चौथे नंबर पर जिस तरह उसने परफॉर्म किया है। मेरा अगर बैटिंग देखने का दिल करता है, हारिस मोहम्मद हारिस को भी देखने का दिल करता है, ज़्यादा सैम अयूब की बैटिंग पसंद है। लेकिन ये कहना कि अभी वो मैच विनर बन गए हैं, अब हमें वो ज़रूरत नहीं किसी की, बाकी रिटायर हो जाएं, ये बहुत भयानक, बहुत अजीब बात है। क्योंकि अभी सैम अयूब ने वो उस तरह का परफॉर्म करना सीखना है। वनडे फॉर्मेट में वो परफॉर्मेंस देना शुरू हुआ था, बदकिस्मती से अनफिट हो गया। तो अभी आपको देखना है, टाइम देना है कि कितना वो लंबा चल सकते हैं। जब आप एक खिलाड़ी 7 साल से मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी 1-2 सीरीज की कारकर्दगी की बुनियाद पर आप उसे रिटायरमेंट का मशवरा दे रहे हैं, तो दूसरी जानब एक खिलाड़ी अभी तक उसने कोई ऐसी बड़ी कारकर्दगी दिखाई नहीं है, वो आपकी आंखों का तारा बन रहा है। देखें, यहाँ पर मैं किसी खिलाड़ी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, जब तक उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी आप उनकी, मैं हमेशा कारकर्दगी की बात करता हूँ, मैं किसी खिलाड़ी के ऊपर ज़ाती हिट नहीं करता। अगर मोहम्मद हारिस परफॉर्म करना शुरू करेंगे, आपको याद है कि बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में जब मोहम्मद हारिस ने परफॉर्म दी थी, एक सेंचुरी भी की थी, तो मैंने यही कहा था कि काश ये कारकर्दगी हमें मोहम्मद हारिस से दौरा बांग्लादेश में और दौरा वेस्ट इंडीज़ में भी देखने को मिले, तो फिर मोहम्मद रिजवान की टी20 फॉर्मेट में जगह नहीं बनेगी। लेकिन उसके साथ अगर था, जहाँ पर वो फेल हुए, बांग्लादेश में देख लें, वेस्ट इंडीज़ में देख लें, इससे पहले आप उनका अवे मैचेस का रिकॉर्ड देख लें, बल्कि कहीं भी देख लें, माँ सवाए बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के, वो हर जगह फेल हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि यार उन्हें पहले परफॉर्मेंस मुसलसल करने दो, उनके ऊपर ये प्रेशर ना डालो कि वो बाबर आजम के मुतबादिल बन गए हैं, वो मोहम्मद रिजवान के मुतबादिल बन गए हैं। अभी इनको परफॉर्म करना है। अभी यूएई ट्रायंगुलर सीरीज आ रही है, इसी अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ शारजा में सैम अयूब और मोहम्मद हारिस पहली बार पाकिस्तान टीम के ओपनिंग जोड़ी बने थे, और पाकिस्तान टीम तारीख में पहली बार अफगानिस्तान से ना सिर्फ एक मैच हारा था, बल्कि पूरी सीरीज हारा था। अभी भी पाकिस्तान को उसी अफगानिस्तान का, उसी शारजा में चैलेंज दरपेश है। हमें अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाहिए कि देखें जी अब जो बड़े हमारे सीनियर प्लेयर हैं वो रिटायर हो जाएं, हमें मिल गया मोहम्मद हारिस, हमें मिल गया सैम अयूब, हमें मिल गया सलमान अली आगा। वो यार सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस है क्या? किस बुनियाद पर? अब मोहम्मद हफीज़ ना जाने उनसे उनका क्या ऐसा रिलेशन है कि उनको वो आउट क्लास मैच विनर तीनों फॉर्मेट्स का परफॉर्मर नजर आ रहा है। एक सेंचुरी है वनडे फॉर्मेट में, टी20 में उसका स्ट्राइक रेट, उसकी एवरेज देखें, टेस्ट फॉर्मेट में उसकी एवरेज देखें। अभी बहुत टाइम है उन्हें प्रूफ करने में। ठीक है, अच्छा प्लेयर है, उम्मीद करते हैं, हमें दुआ भी है कि परफॉर्मेंस दें ताकि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर हो, अच्छे रिजल्ट आएँ। लेकिन ये कहना कि वो हमारा मैच विनर है, बाकी हमारे कोई अब की प्लेयर नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में वाकई वही बात है जो जिसे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उन्होंने जो खुद अल्फाज अदा किए हैं वो सही हैं उनके लिए।